देखना करना, स्टेप 2 हेडिंग करना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो चेक कर लो। हो गया लिखो। हेडिंग करना कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखो फॉर्मेट देखो एक बार, कितना नंबर स्टेप है, कहाँ पे है ये। फॉर्मेट में जाएंगे तो पॉइंट नंबर डी है, देखो ये है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, दैट इज पॉइंट नंबर डी। तो हम लोग अभी पॉइंट नंबर ए कैलकुलेट करना सीखे थे, दैट वाज आवर स्टेप नंबर 1, जो कि वर्किंग नोट है। ठीक है, अब हम जो ए निकला उसको ला के यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब कुछ कुछ चीज़ हम यहाँ पे प्लस करेंगे जो लिखा है पॉइंट नंबर बी में, और कुछ चीज़ लेस करेंगे जो लिखा है पॉइंट नंबर सी में। तो हमारा आंसर आएगा डी में जो लिखा है, डेट इज ए प्लस बी माइनस सी। समझ में आ रहा है? तो हम लोग डी कुछ पढ़ने वाले नहीं है, डी में हम यही लिखेंगे डी कैसे कैलकुलेट होगा। और डी कैलकुलेट करने के लिए कुछ चीज़ प्लस करना पड़ेगा और कुछ कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो वही पढ़ना है कि आइटम्स टू बी एडेड और दूसरा आइटम्स टू बी डिडक्टेड। ठीक है, लिखना नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स are to be adjusted from net profit before tax and EI। तो बेसिकली दो चीज़ एडजस्ट करना है हमको, जो भी प्लस माइनस लिखा है ओवरऑल दो ही चीज़ है वो, दैट इज वन इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स और दूसरा है नॉन कैश आइटम्स। ठीक है, लिखना इसके अंदर 4 पॉइंट आएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, हेडिंग नॉन कैश expenses। पॉइंट नंबर 1 हेडिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस। लिखना इस पर इसके अंदर नॉन कैश एक्सपेंसेस non-cash expenses are those expenses which does not cash outflows, which does not result in cash outflow। For example, depreciation,
बैड डेट्स, प्रोविजंस क्रिएटेड एटसेट्रा। एमोटाइजेशन में लिख लो, प्रोविजंस क्रिएटेड ब्रैकेट ये कॉमा एमोटाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली कैश फ्लो स्टार्ट किए किस चीज़ से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई। दैट मीन्स हम ये माने कि पीएल में जितना हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले, वही हमारा एक्चुअल कैश फ्लो है, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा कैश फ्लो हो, क्योंकि जितना भी रिसीट हुआ होगा और जितना भी पेमेंट्स हुआ होगा, ठीक है, तो ये सही बात है कि रिसीट से कैश इनफ्लो हुआ होगा, पेमेंट में कैश आउटफ्लो हुआ होगा, अल्टीमेटली इतना बचा होगा, ठीक है। लेकिन सारा रिसीव जरूरी थोड़ी है कि कैश में हुआ होगा, क्रेडिट सेल्स भी होता है बिजनेस में, है ना। वैसे ही एक्सपेंसेस सारा पे हो गया होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, कुछ एक्सपेंसेस प्रीपेड भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं किससे, पीएल के प्रॉफिट से, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई। लेकिन हमको इसमें कुछ चीज़ें एडजस्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कैश फ्लो, ठीक है। उसमें हम जो पहला आइटम एडजस्ट कर रहे हैं वो है नॉन कैश एक्सपेंस। अब नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है, ऐसा कोई खर्चा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा हुआ तो है, लेकिन जिसके वजह से कैश आउटफ्लो नहीं होगा, मतलब किसी को पैसा देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी है, सैलरी हमको पे करना पड़ेगा, एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। रेंट पे करना पड़ेगा, एंट्री होगा रेंट टू कैश। तो ये सब क्या है, कैश एक्सपेंस है, मतलब पैसा देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन, जर्नल एंट्री होगा डेप्रिसिएशन टू एसेट, तो कैश तो नहीं है, टू कैश नहीं हो रहा है। बैड डेट्स, बैड डेट का एंट्री, बैड डेट टू डेटर, तो टू कैश नहीं है यहाँ पर भी। इनको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस, मतलब ऐसा खर्चा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा हुआ तो है, खर्चा है भी रियलिटी में, लेकिन उसके वजह से कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, वैसे खर्चों को बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। समझ में आ रहा है नॉन कैश एक्सपेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट होता है 50,000, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सैलरी दिए हैं 10,000, तो प्रॉफिट कितना होगा 40,000, और यही हमारा कैश फ्लो भी है, 40,000 बचा होगा हमारे पास। 50,000 आया था, ठीक है, 50,000 रुपये आया था, उसमें से 10,000 रुपये हम सैलरी दे दिए, तो प्रॉफिट हुआ 40,000 और कैश फ्लो भी हुआ 40,000। 50,000 आया था, 10,000 चला गया, तो 40,000 बचा, ठीक है। लेकिन अगर ये खर्चा सैलरी ना होकर डेप्रिसिएशन होता, तो प्रॉफिट तो अभी भी 40,000 है, लेकिन कैश हमारे पास कितना बचा होगा 50,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो खर्चा है उसके वजह से कैश आउटफ्लो नहीं हुआ होगा। समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे कैश फ्लो निकाल रहे हैं, ठीक है, चैप्टर का नाम ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, तो हम यहाँ पे कैश फ्लो निकाल रहे हैं, प्रॉफिट नहीं निकाल रहे। तो अगर हम प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, अगर हम इस फिगर से स्टार्ट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई, तो हमको ऐड करना पड़ेगा क्या चीज, नॉन कैश एक्सपेंस, दैट इज 10,000। तो हमारा आंसर कितना आएगा 50,000। समझ में आ रहा है। तो डेप्रिसिएशन ऐसा खर्चा है जो पीएल में लिखा हुआ तो है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन रियलिटी में कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, ठीक है। तो सिंपल इतना सा बात है कि अगर ये खर्चा नहीं लिखा हुआ होता तो प्रॉफिट कितना होता, तो प्रॉफिट कितना होता 50,000 होता, ठीक है। तो कैश फ्लो इज 50,000। दैट मीन्स ऑल द नॉन कैश एक्सपेंसेस आर टू बी एडेड, ऐड करना पड़ेगा सारा का सारा
नॉन कैश एक्सपेंस को। समझ में आ रहा है इतना? क्यों प्लस हो रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पीएल में जितना भी खर्चा लिखा हुआ है वो कैश आउटफ्लो भी हुआ है, खर्चा भी है, तो ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई ऐसा खर्चा लिखा हुआ है जिसके वजह से कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, तो हमको उसको प्लस करना पड़ेगा वापस से इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कैश फ्लो। ठीक है, समझ में आ गया? नॉन कैश क्लियर है ऑनलाइन वाले? लिखना, नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ लिख लेना। नॉन कैश नॉन कैश एक्सपेंसेस आर टू बी एडिड। नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड करना पड़ेगा। सेकेंड एडजस्टमेंट इसके अंदर, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। It means expenses. It means expenses which are not operating in nature. It means expenses which are not operating in nature. For example, interest paid, loss on sale of fixed assets, एक और लिख लो, शेयर इशू एक्सपेंसेस। ठीक है, अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? नॉन ऑपरेटिंग सिंपली मीन समथिंग विच इज नॉट ऑपरेटिंग। ठीक है, तीन प्रकार का एक्टिविटीज था, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग मतलब समथिंग विच इज नॉट ऑपरेटिंग, विच मीन्स इट इज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, तो बोले कि ऐसा कोई खर्चा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा हुआ है लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नहीं है, वो या तो इन्वेस्टिंग या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग के अंदर से उसका इफेक्ट को हटाकर उसको जहाँ का है वहाँ पर लिखेंगे। इन्वेस्टिंग का है तो इन्वेस्टिंग में लिखेंगे और फाइनेंसिंग का है तो फाइनेंसिंग में लिखेंगे। जैसे कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड। ठीक है, अब इंटरेस्ट हमको क्यों देना पड़ता है? क्योंकि हम लोग डिबेंचर्स इशू किए हैं या फिर बैंक से लोन लाए हैं। तो डिबेंचर इशू करना या फिर बैंक से लोन लाना,
इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इंटरेस्ट पे करना इज ऑल्सो अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट कहाँ लिखा हुआ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा हुआ होगा यहाँ पर टू इंटरेस्ट, है ना। तो हमको इसको हटाना होगा, मतलब ये अगर इसको हटाना है मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड बैक करना पड़ेगा, कहाँ पर, ऑपरेटिंग में। और जब फाइनेंसिंग पढ़ेंगे उस समय वहां पर वो लेस होगा, कैश आउटफ्लो होगा, जब फाइनेंसिंग पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी के लिए ऑपरेटिंग करते समय हमको ये प्लस करना पड़ेगा। क्यों प्लस करना पड़ रहा है समझ रहे हो, नॉन कैश है इस वजह से नहीं, पैसा नहीं गया होगा ऐसा नहीं है, पैसा गया होगा लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, ये पैसा जाना, ये पैसा जाना कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो फाइनेंसिंग में माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर फालतू में यहाँ पे प्रॉफिट कम हो गया, नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा यहाँ पर, तो हम उसको बढ़ाएंगे, यहाँ प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में ले जाकर इसको माइनस करेंगे, ठीक है। वैसे ही लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टिंग होना चाहिए, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड सब कुछ कहाँ आना चाहिए, इन्वेस्टिंग में। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, फाइनेंसिंग होना चाहिए। शेयर इशू एक्सपेंस, फाइनेंसिंग होना चाहिए। तो ये सब ऐसा आइटम्स है जो कि इधर इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, उन्हीं को बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग, जो ऑपरेटिंग नहीं है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे और जहाँ का है उधर ले जाकर वहाँ पे माइनस करेंगे उसको, क्लियर है। तो दो चीज प्लस होगा, एक नॉन कैश एक्सपेंसेस और दूसरा होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। लिखना इसके नीचे लिख लो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर टू बी एडेड। ठीक है, देखना फॉर्मेट एक बार। जो जो प्लस हुआ है देखो हम पढ़ लिए, पॉइंट बी जो है वो हम लोग पढ़ लिए हैं, जो जो भी प्लस हुआ है। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले ए में लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई, ये तो आ गया था, हमको निकालना वर्किंग नोट। उसके नीचे क्या लिखा है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। एडेड में देखो सबसे पहला डेप्रिसिएशन, व्हाई इट इज एडेड, नॉन कैश है, यही बताना, या तो नॉन कैश बताना है या नॉन ऑपरेटिंग बताना है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है इसीलिए ऐड हुआ है, ठीक है। गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क एमोटाइज्ड, नॉन कैश अगेन। बाकी दो ठो इंटरेस्ट है, नॉन ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट नॉन कैश नहीं है, पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट का। तो क्यों प्लस हुआ है फिर, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है इसलिए प्लस हुआ है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, ये राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन शेयर इशू एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग क्योंकि वो फाइनेंसिंग है ना। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नॉन ऑपरेटिंग। लास्ट वन, इंक्रीज इन प्रोविजंस, नॉन कैश, ठीक है, लिखा हूं ना ऊपर, प्रोविजंस क्रिएटेड, ठीक है, नॉन कैश। तो बेसिकली जो भी ऐड हुआ है इधर दैट इज नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। नॉन कैश है तो और तो कहीं आएगा नहीं वो पहली बात, लेकिन अगर नॉन ऑपरेटिंग है तो आगे चल के कहीं आएगा, इधर इन इन्वेस्टिंग और इन फाइनेंसिंग, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट में दिखाता हूँ भाई, इंटरेस्ट देखो आ रखा है, नेक्स्ट पेज में देखो फाइनेंसिंग, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मिला क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पॉइंट मिल गया। 6 नंबर पॉइंट देखो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड लोन्स, ठीक है। तो वैसे ही आगे चल के कहीं ना कहीं वो आएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो आगे ले जाके कहीं पे माइनस होगा वो, ठीक है, जो नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन कैश का कुछ नहीं करना और, ठीक है। क्लियर हो गया, आइटम्स टू बी एडेड। ठीक उसी तरह और दो चीज पढ़ेंगे, 2 पॉइंट और, दैट विल बी आइटम्स टू बी
डिडक्टेड, ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर थर्ड। ठीक है, कल ऐसा एक दो दिन अभी ऐसा हो सकता है कि 4 बजे क्लास ना हो, है ना, तो और कौन सा टाइम में रख सकते हैं क्लास? 6 बजे रख सकते हैं, कुछ है किसी का कोई ट्यूशन व्यूशन चल जाएगा, है ना, क्योंकि मेरे को लगता है कि स्कूल में लेट हो जाएगा प्रैक्टिकल्स होते होते। ठीक है, तो 6 बजे रखेंगे 2 दिन के लिए, दैट इज फ्राइडे एंड सैटरडे, फिर मंडे से जैसे चलता है वैसे। ठीक है, भेज दूंगा ग्रुप में भी, 6 बजे रख देंगे क्योंकि 4 बजे शायद नहीं हुआ हो प्रैक्टिकल्स खत्म। ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर थर्ड। रुकना तो पड़ेगा ही, तुम्हारा टर्न ना आया हो और एस है तो 2 दिन चलेगा जो, लेकिन जिसका टर्न जिसका जब आएगा उसको तभी देना पड़ेगा ना प्रैक्टिकल्स। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा कि तुम एक दिन रिटर्न दो और उस दिन तुम्हारा टर्न ना आए वाइवा का, तो तुमको नेक्स्ट डे वाइवा देना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। एक दो दिन तो वैसा होगा ही। ऐसा प्रेडिक्ट मत करो कल कहाँ से आएगा, और आ गया तो मैं बता दूंगा वैसे, हालांकि 11-12 बजे आ जाएगा कि नहीं आएगा, ऐसे नहीं करूंगा कि 4 बजे तक रोकूंगा फिर नहीं कराऊंगा। 11-12 बजे बता दूंगा आज हो पाएगा कि नहीं, तुम जिसका हो पाएगा उसको रोकेंगे, जिसका नहीं हो पाएगा चल जाएगा। देखना पॉइंट नंबर थर्ड। हट जाना चाहिए प्रैक्टिकल्स, 50 मार्क का होना चाहिए था मस्त एग्जाम। जरूरत है नहीं प्रैक्टिकल्स का मेरे हिसाब से तो, एक तो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में फालतू टाइम वेस्ट होता है आधा से ज़्यादा। ठीक है, ऊपर से फिर प्रैक्टिकल्स कराते हैं तो 2-3 दिन प्रैक्टिकल्स में ऐसे ही टाइम बर्बाद होता है। बस वही है, कुछ पास हो जाते हैं उस भरोसे, है ना। लिखना नॉन कैश इनकम्स, लिखना इट मीन्स इनकम्स credited to profit and loss account, which will not result into cash inflows, which will not result into cash inflow। एग्जाम्पल बताओ, ऐसा कोई इनकम जिसकी वजह से पैसा नहीं आएगा? क्रेडिटर्स, अच्छा क्रेडिटर्स बोल दिए कि पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो आएगा डिविडेंड में, नहीं आएगा? आएगा ना, कैश है बैंक में पैसा तो आएगा ही। ऐसा कोई इनकम जिससे पैसा नहीं आएगा तो उसको इनकम क्यों बोलेंगे? इनकम, कोई भी चीज को इनकम तभी बोलते जब पैसा आ रहा है उससे, इसलिए तो उसको उसका नाम है इनकम, क्योंकि पैसा रिसीव हुआ है या होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो ऐसा कोई इनकम होता ही नहीं है जो कि नॉन कैश हो। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे प्रोविजंस जब बनाते हैं तो हम प्रोविजन को लिखते हैं डेबिट साइड में, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट जैसे लिखते रहे, 2 PBDD पीएल के डेबिट साइड में। कभी कभी क्या होता है, हमको प्रोविजन को कम करना है तो हम क्या करते हैं, प्रोविजंस को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो प्रोविजंस कम करना पीएल के क्रेडिट साइड में लिखते जरूर है, लेकिन उसके वजह से पैसा नहीं आएगा। तो एक ही लौता एग्जाम्पल है, दैट इज प्रोविजन रिटर्न बैक या प्रोविजन कम करना। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल, एक ही है, उसके अलावा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। प्रोविजंस रिटर्न बैक, मतलब प्रोविजन कम करना या डिक्रीज इन प्रोविजन भी हम बोल सकते हैं। डेप्रीज हर्ष, एप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। हर्ष वैसे तो सही था, दिमाग लगाया, एप्रिसिएशन ऑफ एसेट, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम एप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो रिवैल्यूएशन अलग बात है, ऐसे एप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि प्रूडेंस बोलता है कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड करो, एंड एक्सपेक्टेड गेन्स को रिकॉर्ड मत करो, ठीक है। तो उस हिसाब से एप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होता। प्लस हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे एक तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो बोलता है कि कोई भी चीज जो खरीदा गया है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, बुक वैल्यू पे, ठीक है। तो ऐसे ठीक था एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ नहीं आएगा काम में। नेक्स्ट पैराग्राफ, नॉन कैश इनकम्स आर टू बी डिडक्टेड, नॉन कैश इनकम्स आर टू बी डिडक्टेड। सिंपल सा बात है, इनकम है उसको हटाना है तो माइनस करना पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट हुआ 50,000, एक नॉन कैश इनकम लिखा हुआ है 1000 का, तो प्रॉफिट कितना दिखा रहा है 51,000, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम हटा दें तो इनकम कितना आएगा 50,000, तो क्या करना पड़ेगा 51,000 माइनस 1,000, तो आ जाएगा 50,000, ठीक है। तो नॉन कैश इनकम्स आर टू बी डिडक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। जैसा नॉन कैश एक्सपेंस है वैसा ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ऐसा कोई जगह से इनकम आया है जो कि या तो इन्वेस्टिंग या फिर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सब कहाँ का आइटम है, इन्वेस्टिंग का आइटम है, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट की इसी वजह से इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, रेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये सब को बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब ऐसा कोई इनकम जो पीएल अकाउंट में लिखा हुआ तो है लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से नहीं है, वो या तो इन्वेस्टिंग या फिर फाइनेंसिंग के वजह से है। तो हम वहां पर ले जाके इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। लिखना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आर द इनकम्स which are not related. Non-operating incomes are the incomes which are not related to the operating activities. Which are not related to the operating activities. For example, interest received, dividend received, rent received, gain on sale of fixed assets, etc. Gain on sale of fixed assets, etc. Next paragraph.
नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आर टू बी डिडक्टेड, माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि वो जहाँ का है वहाँ ले जाकर उसको प्लस करेंगे, ठीक है, बिना आइटम्स टू बी डिडक्टेड फॉर्मेट में। इंटरेस्ट इनकम नॉन ऑपरेटिंग, कहाँ का आइटम है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग का। देखो इन्वेस्टिंग में मिल भी जाएगा तुमको, अगर इन्वेस्टिंग देखोगे तो इन्वेस्टिंग के नेक्स्ट पेज में देखो पहला आइटम है, मिल गया ना इंटरेस्ट, वहीं डिविडेंड भी है, ठीक है। तो वैसे इन्वेस्टिंग ले जाकर प्लस करेंगे जब इन्वेस्टिंग बनाएंगे तब, ठीक है। अभी नेक्स्ट डिविडेंड रिसीव्ड, अगेन इन्वेस्टिंग, रेंट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टिंग, डिक्रीज इन प्रोविजंस, नॉन कैश, ठीक है। बताया था डिक्रीज इन, एक ही तो एग्जांपल है नॉन कैश का, प्रोविजंस रिटर्न बैक या डिक्रीज इन प्रोविजंस, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में हम क्या किए, कुछ चीज प्लस किए हैं और कुछ चीज माइनस किए हैं। प्लस क्या क्या कर रहे हैं हम लोग? दो, पहला नॉन कैश एक्सपेंस, क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि पैसा तो गया ही नहीं है इसकी वजह से, तो इसको प्लस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और नॉन ऑपरेटिंग क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि वो ऑपरेटिंग का नहीं है, जहां का है वहां पे उसको माइनस करेंगे, यहाँ तो प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। वैसे ही नॉन कैश इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यहाँ से माइनस कर रहे हैं, नॉन कैश और कहीं नहीं आएगा, नॉन ऑपरेटिंग जहाँ का होगा इधर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, वहाँ ले जाकर उसको हम प्लस करेंगे, क्लियर है। तो ये दोनों जानने के बाद हम लोग पहले तो निकाल लिए थे वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई, ये तो हम कैलकुलेट करना जान ही गए थे वर्किंग नोट में, ठीक है। अभी हम सीख लिए कि क्या क्या चीज प्लस करेंगे, दो चीज है सिर्फ, वो लिस्ट लर्न नहीं करना बैठ के, क्या क्या है सिर्फ समझना है, डेट इज नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस हो जाएगा, माइनस होगा दो चीज, नॉन कैश इनकम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। जो आंसर आएगा प्लस माइनस करके वो है हमारा स्टेप 2, जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतना? तो कुछ डाउट है तो यहाँ तक, पहले ऑनलाइन वाले कुछ डाउट है यहाँ तक? इसके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं है ना, तो अब हमको स्टेप 3 4 5 सब पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। स्टेप 2 का हेडिंग क्या था देखो, बिफोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है, मतलब वर्किंग कैपिटल के पहले, है ना। अभी वर्किंग कैपिटल का चेंजेस कंसिडर करना बचा हुआ है, तो स्टेप 3 में वही करेंगे, वी विल कंसिडर द चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल, एंड वर्किंग कैपिटल मीन्स टू थिंग्स, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। समझ में आ रहा है? अब देखो फॉर्मेट में ई और एफ, कुछ करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज के बारे में है, मिला। ई में देखो कुछ कुछ प्लस हुआ है, समझाऊंगा मैं क्या क्या प्लस होगा, और माइनस भी है उसके नीचे ही, ठीक है। तो ई और एफ अगर हम समझ जाते हैं प्लस माइनस करना, तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? पॉइंट नंबर जी में पहुंच जाएंगे, दैट विल बी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए हमको ई और एफ करना पड़ेगा, दैट इज कुछ चीजें प्लस करनी पड़ेंगी डी ये ई में, और एफ कुछ चीज माइनस करना पड़ेगा। तो ये समझने वाले ई और एफ में क्या क्या प्लस होगा और क्या क्या माइनस, ठीक है। करना हेडिंग करना स्टेप 3। स्टेप 3 का हेडिंग है वही जो जी नंबर पॉइंट का हेडिंग है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, देखना ये सिर्फ दो ही चीजों के बारे में है, डेट इज करंट एसेट्स एंड
करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स में दो पॉसिबिलिटीज है, इधर द करंट एसेट्स विल इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, वैसे ही करंट लाइबिलिटीज में दो पॉसिबिलिटीज है, इधर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, हमको इतना ही समझना है बस, ये चार चीज। पहला, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। इतना समझ जान से ये पॉइंट हो जाएगा स्टेप 3। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ प्लस होगा और कुछ माइनस, कौन सा प्लस कौन सा माइनस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखो करंट एसेट्स। जैसे हम एक पर्टिकुलर एसेट का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज प्लस होगा और क्या चीज माइनस। रियलिटी में वैसा होता नहीं है रियल में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर के एंड में स्टॉक था तुम्हारे पास 50,000 का। ठीक है, और इस ईयर के एंड में स्टॉक है तुम्हारे पास 60,000 का। ठीक है, या फिर कोई भी और करंट एसेट का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि डेटर हो गया या कुछ भी। ठीक है, सपोज मैं स्टॉक का एग्जांपल लेता हूँ, तो 50,000 था ईयर के बिगिनिंग में और 60,000 है ईयर के एंड में, तो 10,000 स्टॉक इंक्रीज हुआ है ना। तो देर इज अ इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ 10,000। अब तुम मुझे बताओ, पैसा गया होगा या पैसा आया होगा? स्टॉक खरीदे हैं हम लोग, स्टॉक खरीदे हैं ना हम लोग। 50,000 था तुम्हारे पास, 50,000 रुपए का सामान था, अब 60,000 का सामान है तुम्हारे पास। डेट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर तुम 10,000 का सामान खरीदे हो। ठीक है, और अगर 10,000 का सामान खरीदे हो तो पैसा गया होगा ना, तो ये क्या है? कैश आउटफ्लो है। समझ में आ रहा है? रियल में ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन परचेज बहुत सारा हुआ होगा, सेल भी हुआ होगा, है ना। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, पहले ही बताया था इसीलिए। ठीक है, सेकंड, सपोज 45 हो गया, 50,000 का सामान था ईयर के बिगिनिंग में, अब तुम्हारे पास सिर्फ 45,000 का सामान है, तो 5,000 का सामान तुम सेल कर दियो, बेच दियो, तो उससे क्या हुआ होगा? पैसा आया होगा, है ना। तो ये क्या है? कैश इनफ्लो है। समझ में आ रहा है इतना? हो गया, स्टॉक का एग्जांपल हटा दो, करंट एसेट हो गया है। इंक्रीज इन करंट एसेट कैश आउटफ्लो दिखाता है, डेट मीन्स वो माइनस होगा। और डिक्रीज इन करंट एसेट क्या दिखाता है? कैश इनफ्लो, तो वो क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, सारा का सारा करंट एसेट का सेम ट्रीटमेंट होगा, चाहे वो स्टॉक हो, डेटर हो, बिल रिसीवेबल हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो, एक्रूड इनकम हो, या और कोई भी प्रकार का करंट एसेट क्यों ना हो। ठीक है, वैसे ही करंट लाइबिलिटीज में सेम बात समझना है हमको। खाली करंट लाइबिलिटीज, हम कोई भी करंट लाइबिलिटी ले सकते हैं, जैसे कि लोन। पहले ईयर के बिगिनिंग में 50,000 का लोन था, अभी 60,000 का लोन हो गया है, तो 10,000 रुपये लोन इंक्रीज हो गया है। ये क्या दिखाता है? कैश इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो, क्योंकि 50,000 का लोन था, अब 60,000 का लोन हो गया, मतलब 10,000 का लोन और लिए हैं हम लोग, तो ये क्या दिखाता है? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, कैश इनफ्लो दिखाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर ये 40,000 हो गया है लोन, पहले 50,000 का लोन था, अब 40,000 का लोन है, तो 10,000 रुपये चुका दिए हम लोग, तो क्या दिखाता है? कैश आउटफ्लो दिखाता है। ठीक है, अगेन ये सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए था, हटा दो इसको। ठीक है, फॉर ऑल करेंट लाइबिलिटी सेम रूल अप्लाइज, दैट इज क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, या कोई भी प्रकार का और करेंट लाइबिलिटी क्यों ना हो। ठीक है, बस ये चार ही चीज है, दो चीज इनफ्लो दिखाता है और दो चीज आउटफ्लो। ठीक है, इनफ्लो क्या क्या है? पहला,
डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज। समझ में आ रहा है? ये दो चीज देखो इनफ्लो दिखाता है, डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, और ये दो चीज आउटफ्लो दिखाता है, इंक्रीज इन करेंट एसेट एंड डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज। देखो फॉर्मेट में पॉइंट नंबर ई में क्या क्या प्लस करने बोल रहा है, देखें एक बार ई में, देखो क्या बोल रहा है प्लस करने, डिक्रीज इन करेंट एसेट, क्योंकि वो कैश इनफ्लो है, प्लस करने बोलेगा इसीलिए। नेक्स्ट है इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज, ये वाला। ठीक है, एफ में क्या बोला देखो, इंक्रीज इन करेंट एसेट, ये वाला, एंड डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज। क्लियर है ई और एफ? उसके अंदर तो एग्जाम्पल है, वो सब क्या करेंगे पढ़ के, वो तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का एग्जाम्पल है। देखो पहले में देखो क्या लिखा है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन एक्रूड इनकम, ये सब पढ़ के क्या करेंगे, एनी करंट एसेट डिक्रीज यहीं आएगा और एनी इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी यहीं आएगा। ठीक है, तो वो सब तो एग्जाम्पल है जो बोल्ड में नहीं है, जो बोल्ड में से वही काम का है, क्योंकि करंट एसेट करंट लाइबिलिटी हमको तो पता ही है कौन सा करंट एसेट है कौन सा करंट लाइबिलिटी। बस इतना ही करना है, दो चीज प्लस और दो चीज माइनस। क्या क्या चीज प्लस होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, और बाकी दो माइनस होगा। ठीक है, लिखना। लिखना चेंजेस इन current assets and current liabilities are to be considered. Changes in current asset and current liabilities are to be considered. In order to calculate cash generated from operation. Decrease in current asset. ठीक है, are to be added. Decrease in current assets and increase in current liabilities are to be added. Increase in current assets are to be deducted. ठीक है, तो फॉर्मेट में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए देख लो एक बार। अभी काफ़ी दूर पहुँचे लगेगा आज, है ना। 3 क्लास से 1 पॉइंट में थे और आज हम पहुंच गए देखो ऑपरेटिंग का पॉइंट नंबर जी तक हो गया, और तो बहुत थोड़ा बचा ऑपरेटिंग, है ना, 10 मिनट का बचा ऑपरेटिंग, उसके बाद खाली क्वेश्चन है ऑपरेटिंग का। ठीक है, मैं बोला ही 10, जो मेहनत है सब कुछ
ऑपरेटिंग के अंदर ही है, और ऑपरेटिंग में भी स्टेप 1 में ही सबसे ज़्यादा मेहनत है, उसके बाद काफ़ी आसान है। स्टेप 2 में सिर्फ 2 चीज़ के बारे में है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, एक्सपेंस है तो प्लस, इनकम है तो माइनस। स्टेप 3 2 चीज़ के बारे में है, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी। ठीक है, चलो इतना पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास ऑपरेटिंग क्वेश्चंस करेंगे। फिर कल 6 बजे होगा, बता दूंगा टाइम वैसे ग्रुप में एग्जैक्ट।